हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्थिर विद्युतिकी का चौथा चैप्टर यानी कि विद्युत धारिता को शुरुआत करूंगा मैं। तो विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और इसका नाम है पाठ 4। तो विद्युत धारिता में जाने से पहले थोड़ा सा पदार्थों के बारे में जानना आवश्यक होगा। तो विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक और नंबर 2 विद्युत रोधी या कुचालक। चालक, ये जो पदार्थ होते हैं इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। ये जो पदार्थ होते हैं इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये जो पदार्थ होते हैं चालक, इनमें ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं और ये एक विलयन के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये पदार्थ ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें आपके आते हैं, जैसे आपका आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, कोबाल्ट आदि। विलयन, अगर हम इनके विलयन ले लें, विलयनों में आपका अम्ल, क्षार, तो और भी आपका जैसे नमक का विलयन, नमक का विलयन आदि। तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें जो चालकता होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जो इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और जो विलयन होते हैं इनमें आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो आयनों के कारण भी विद्युत का प्रवाह होता है। मनुष्य का शरीर, अपना जो शरीर है, ये भी चालक है। जो अपने शरीर में क्या है कि नमक होता है, तो नमक होने की वजह से इसमें आयंस होते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो मनुष्य का शरीर भी एक चालक पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं आपके जैसे आपका रबर, प्लास्टिक, कागज, कांच, सूखी लकड़ी, हाथी दांत, हाथी दांत आदि। साथ में अगर शुद्ध पानी है, विलयन में अगर हम ले लें, शुद्ध जल आदि, तो इनमें कोई न तो मुक्त आयन होते हैं, न इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सभी जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर ये जो पदार्थ लिए हैं, ये तो हमने यहाँ लिए हैं, तो ये धातु हैं। अगर हम मिश्र धातुएं ले लेंगे तो वो भी चालक होती हैं। तो इसमें तो धातु और मिश्र धातु और विलयन, इस तरीके के ये सभी चालक होते हैं। इस तरीके के पदार्थ होते हैं वो सभी कुचालक अथवा विद्युत रोधी होते हैं। और इनमें शुद्ध जल होता है, वो भी विद्युत का कुचालक होता है। तो चालकता के आधार पर हम पदार्थों को इस प्रकार दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बद्ध आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड चार्ज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालकों, धातुओं तथा मिश्र धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकल जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि परमाणु में क्या एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ
इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर का होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उस परिकक्षा को छोड़ दे तो परमाणु का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ देता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पदार्थ के अंदर गति करता रहता है। इस प्रकार से कि पदार्थ के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध आवेश, बद्ध आवेश का अर्थ ये होता है कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन का नहीं निकलता है तो फिर वो बद्ध आवेश कहलाता है। जब किसी परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते तो इसे बद्ध आवेश कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि वो नाभिक से बंधा नहीं रहेगा, फ्री रहेगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। नाभिक की पकड़ इतनी तेज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं रह पाता। जब फ्री नहीं रह पाता तो फिर जितना भी चार्ज होता है वो सब बंधा हुआ रहता है, नाभिक से बंधा रहता है। इसीलिए हम इसको बद्ध आवेश कहते हैं। और जब इस प्रकार का आवेश होता है जिसमें बद्ध आवेश हो तो भी कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थों में बद्ध आवेश होता है। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध आवेश का मतलब। अब मैं आपको बता रहा हूँ परावैद्युत पदार्थ। डाइलेक्ट्रिक, सबस्टेंसेस। डाइलेक्ट्रिक ये भी कुचालक पदार्थ ही होते हैं, जैसे इसमें बद्ध आवेश होता है। इसमें तो ये कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें बद्ध आवेश होता है। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन
नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इसमें बद्ध आवेश होता है। तो हम इस डाइलेक्ट्रिक यानी पराविद्युत पदार्थ को अब दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक तो है इसमें ध्रुवीय पदार्थ और दूसरे होते हैं अध्रुवीय पदार्थ। अब हम इसमें ध्रुवीय पदार्थ लेंगे। ध्रुवीय पदार्थ ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इनमें अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी रूप से होता है। तो अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक ही अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो यानी ध्रुवीय पदार्थों के अंदर जो अणु होते हैं उनमें किसी भी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो इसके उदाहरण देखें हम, जैसे HCl, NaCl, H2O, पानी आदि। इसका अर्थ क्या है कि इनमें जो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय अणु में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं तो अब जैसे मान लो कि आपके पास एक अणु दे रखा है, जो ये कोई सा भी एक अणु है इस तरीके से, तो इसमें यहाँ पर धनावेश होगा, यहाँ पर ऋणावेश होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई इसमें। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज और ये इसमें नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका ये जो द्विध्रुव बन के तैयार हो गया, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण P इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या, एक ही ऐसे जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं उनमें किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। लेकिन अगर हम पूरा पदार्थ ले लें तो ये अणु क्या होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो सकता है। जो
ध्रुवीय पदार्थ में अणु अनियमित व्यवस्थित होने के कारण पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब मान लो कि इस पर हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही इन जितने भी अणु जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं ये सब संरेखित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर सभी ध्रुवीय अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो यानी हम इसको चित्र में कैसे दिखा सकते हैं? मान लो कि ये आपके पास पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो इसमें बहुत सारे अणु होंगे। जैसे मान लो कि एक तो अणु भाई इस तरीके से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक ये अणु है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक ये अणु है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा ये अणु है नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर आपका ये इस तरीके से अणु है, और फिर ये इस तरीके से ऐसे। तो ये तो क्या गए, अनियमित हो गए। इसमें विद्युत क्षेत्र यानी ये कब है, जब विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, जब E इज इक्वल टू 0 यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य के बराबर है। अब मान लो कि आपने इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मान लो कि आपने इस तरीके से विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ऐसे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जो ये अणु अनियमित रूप से इसमें लगे हुए हैं, ये सभी नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
इस तरीके से। तो क्या होगा, सभी धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होंगे और ऋणावेश जो होगा इसका वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के अंदर होगा। अब इस समय इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर जो शून्य के बराबर था वो शून्य के बराबर नहीं होगा। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये समझना आवश्यक है कि एक ही ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, वो अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, इसलिए उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो सकता है। जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये सभी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही सब व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य के बराबर नहीं होता। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है, जो कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी अणुओं के संरेखण के कारण होता है। तो ये है ध्रुवीय पदार्थ। तो जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनमें क्या है कि जो अणु जो होता है उसमें सममित होती है, सिमेट्री होती है। जो ये अध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय वो कहलाते हैं पदार्थ में किसी भी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इसके स्थान पर सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यानी क्या होता है, इसमें धन और ऋण जो आवेश होते हैं उनके केंद्र संपाती होते हैं। इन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अर्थात अणुओं में सममित होती हैं। अणु में सममित तो कोई सा भी अणु ले लें अध्रुवीय पदार्थ का, तो उन सब का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। जो तो इसमें धन और ऋण आवेश आपस में मिले हुए रहते हैं। इसके उदाहरण ले लें हम, जैसे CO2, O2, H2, N2, इस प्रकार के जो
होते हैं उनमें धन और ऋण आवेश की सिमेट्री होती है जो। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे ये अणु है आपके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही जगह पर होते हैं, अलग अलग नहीं होते इसके अंदर। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये 0 के बराबर होता है। तो यानी कि जैसे इसमें धन और ऋण आवेश एक ही जगह पर होते हैं, ये पॉजिटिव और ये आपका यहीं पर आपका पॉजिटिव और यहीं पर नेगेटिव, P = 0। तो सिमेट्रिकल होते हैं ये सभी अणु। तो इनमें कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है जो ये। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवीय अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये नहीं क्या है, विद्युत क्षेत्र लगा देते तो इनके धन और ऋण आयनों के जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस स्थिति में अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो इसमें क्या है भी, जैसे हमने ये अणु है, अब इसमें हम विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया आपने इस तरीके से, तो ये इसका जो यहाँ जो ऋण और ये जो होते हैं धन, इस स्थिति में अब यहाँ पर P का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये इस तरीके से, तो इस प्रकार से अध्रुवीय अणु में जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तब तो ये, क्योंकि सभी प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर होता है, तो पूरे पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर होगा। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो इनके अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण होने की वजह से अब उस पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप इसमें दिखाएं जो, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि चित्र के द्वारा, मान लो कि ये पदार्थ है, ये, तो ये अणु है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं, सब संपाती होते हैं। तो इस तरह से, तो ये तो कब है, जब E = 0, तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये = 0 होता है। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, मान लीजिए ये इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दें इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि ये जो धन और ऋण, ये जो अणु होंगे वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, ये इस तरीके से। अब इसमें जो P का मान होगा
वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं उनका विद्युत क्षेत्र में बहुत ही अहम रोल होता है, यानी आप इनको ध्रुवीय अणु बना सकते हैं, और ध्रुवीय अणु होते हैं तो फिर इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसके अंदर। तो जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनमें तो पहले से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तब आती हैं जब इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक परिभाषा है, ध्रुवीय सदिश या ध्रुवण तीव्रता। ये है पदार्थ के प्रति इकाई, पदार्थ के एकांक आयतन, एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवीय सदिश कहते हैं। इसे P, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। तो यानी इसमें क्या है, कैपिटल P इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन। सो P इक्वल टू P अपॉन V। अब इसका आप यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं इसका जो, तो इसका होता है कूलम मीटर और ये मीटर क्यों, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर या Cm-2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो ध्रुवण तीव्रता होती है, ध्रुवण सदिश होता है, ये आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। जितना हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं उतना ही ये अणु संरेखित होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक आइडियल कंडीशन दिखा दी कि भाई विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये ऐसा हो गया, लेकिन क्योंकि तापीय ऊर्जा होती है तो उस तापीय ऊर्जा के कारण भी कुछ ऐसे अणु होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं हो पाते, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र को आप और ज़्यादा बढ़ाएं तो ये अणु और ज़्यादा संरेखित होते हैं। ध्रुवीय सदिश आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब है P समानुपाती E, और P यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम काई पढ़ते हैं, ये इक्वल टू E। जहाँ
ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, या हम कहिए इसको विद्युत धारण कहिए आप इसको, तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट होता है। जो ये कोई पदार्थ जो होता है वो कितनी अधिक विद्युत के गुण प्राप्त करता है। और ये राशि जो होती है वो विमाहीन होती है। यह विमाहीन राशि होती है। तो ये है आपकी इसकी विद्युत धारिता से पहले आपको ये बताना आवश्यक था इसके अंदर। तो आज मैंने आपको ये बताया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको ये वीडियो नियमित रूप से प्राप्त होते रहे। थैंक यू।